नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे चैनल WOP में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने आज लेकर आई हूँ कक्षा 11 की पुस्तक भारत का संविधान। इसमें पहला अध्याय हम शुरू करेंगे आज। संविधान क्यों और कैसे, हमें संविधान की क्यों आवश्यकता होती है और यह कैसे बनाया गया, इसकी हमें क्यों जरूरत पड़ी। हम परिचय से शुरू करते हैं विद्यार्थियों कि यह पुस्तक संविधान की कार्यप्रणाली पर लिखी गई है। आगे के अध्यायों में आप संविधान की कार्यप्रणाली के विभिन्न पहलुओं के बारे में भी पढ़ेंगे, हमारे देश की सरकार की विभिन्न संस्थाओं के बारे में और उनके आपसी संबंधों के बारे में भी ज्ञान अर्जित करेंगे। लेकिन इसके पहले कि आम चुनाव, सरकार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के बारे में हम पढ़ें, ये समझना हमारे लिए जरूरी है कि सरकार के पूरे ढांचे और सरकार की संस्थाओं को नियंत्रित करने वाले विभिन्न सिद्धांतों की उत्पत्ति भारत के संविधान से हुई है। इस अध्याय के अध्ययन से आपको निम्न बातों का ज्ञान होगा। संविधान किसे कहते हैं, संविधान समाज को क्या देता है, संविधान समाज में शक्ति का बंटवारा कैसे करता है और भारत का संविधान कैसे बनाया गया। इन सभी बिंदुओं पर हम इस पाठ में प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले आता है विद्यार्थियों, हमें संविधान की क्या आवश्यकता है। संविधान क्या है, इसके कार्य क्या हैं, समाज के लिए उसकी क्या भूमिका है, हमारे दैनिक जीवन में संविधान का क्या संबंध है। इन प्रश्नों के उत्तर उतने कठिन नहीं हैं जितना आप सोचते हैं और समझते हैं। संविधान क्या है और इसके कार्य क्या हैं, समाज के लिए उसकी भूमिका क्या है और दैनिक जीवन में संविधान का क्या संबंध है, ये सभी प्रश्न बहुत ही सरल हैं विद्यार्थियों, और वन बाय वन हम इन प्रश्नों का हल निकालते हुए चलेंगे। संविधान तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है। संविधान हम सभी में क्या करता है, तालमेल बढ़ाता है, आपस में संबंध बढ़ाता है, सहयोग बढ़ाता है ना। कल्पना करें कि आप एक बड़े समूह के सदस्य हैं और यह भी कल्पना करें कि उस समूह की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे उस समूह के सदस्य एक दूसरे से अनेक तरह से भिन्न हैं, उनकी अलग अलग धार्मिक निष्ठाएं हैं, उनमें कुछ हिंदू भी हैं, कुछ मुसलमान भी हैं, कुछ ईसाई भी हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते। वे और आधारों पर भी भिन्न हैं, वे अलग अलग व्यवसाय करते हैं, उनकी भिन्न योग्यताएं होती हैं, अलग अलग शौक होते हैं, सिनेमा से लेकर किताबों तक उनकी अलग पसंद होती है। उनमें कुछ धनी होते हैं तो कुछ गरीब होते हैं, कुछ लोग बूढ़े होते हैं तो कुछ जवान होते हैं। कल्पना करें कि ऐसे समूह के सदस्यों में जीवन के विभिन्न पहलुओं को लेकर विवाद है, जैसे किसी व्यक्ति को कितनी संपत्ति रखने की इजाजत होनी चाहिए, क्या सभी बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य है, माता पिता को इसका निर्णय लेने देना चाहिए, इस समूह को अपनी सुरक्षा के लिए कितना खर्च करना चाहिए, या इसकी जगह उसे बहुत सारे पार्क बनवाने चाहिए, क्या इस समूह को अपने ही कुछ सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना चाहिए। भिन्न भिन्न लोग इसमें से प्रत्येक प्रश्न का अलग अलग उत्तर देते हैं, लेकिन अपनी भिन्नताओं के बावजूद भी इस समूह को एक साथ रहना है। सदस्य अनेक रूपों में एक दूसरे पर आश्रित हैं, उन्हें एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता है। इस समूह को शांतिपूर्वक एक साथ रहने के लिए क्या चाहिए, लेकिन इस समूह के लोग एक साथ रह सकते हैं यदि वे कुछ बुनियादी नियमों के बारे में सहमत हों। इस समूह को ऐसे नियम क्यों चाहिए। कल्पना करें कि ऐसे बुनियादी नियमों के अभाव में क्या होगा। प्रत्येक सदस्य अपने को असुरक्षित महसूस करेगा, क्योंकि उसे यह मालूम ही नहीं होगा कि समूह के सदस्य एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करेंगे, किसका किस चीज पर अधिकार है। किसी भी समूह को सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त कुछ बुनियादी नियमों की आवश्यकता होती है, जिसे समूह के सभी सदस्य जानते हैं, ताकि आपस में एक न्यूनतम समन्वय बना रहे। लेकिन ये नियम
केवल पता ही नहीं होने चाहिए वरन उन्हें लागू भी किया जाना चाहिए। यदि नागरिकों को यह विश्वास न हो कि दूसरे नागरिक भी उन नियमों का पालन करेंगे तो उनके पास भी उन नियमों को पालन करने का कोई आधार नहीं होगा। लेकिन यह सब कहा जाता है कि उन नियमों को न्यायालय में लागू किया जाएगा, तो इससे सभी को विश्वास हो जाता है कि और लोग भी इन नियमों का पालन करेंगे, क्योंकि ऐसा न करने पर उन्हें दंड दिया जाएगा। संविधान का पहला काम क्या है कि यह कि वे बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। तो समझ में आया विद्यार्थियों कि संविधान तालमेल कैसे बढ़ाता है, तालमेल कैसे बढ़ाता है, आपस में समन्वय कैसे स्थापित करता है। तो संविधान हमें क्या देता है? संविधान हमें नियम देता है। और कैसे नियम देता है? ऐसे नियम देता है जो समाज में रहने वाले लोग, चाहे वे किसी धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति या लिंग के हो, सबके लिए समान नियम होते हैं। चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे युवा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे वह गरीब हो या धनी हो, हर एक व्यक्ति के लिए संविधान कुछ नियमों का समूह तैयार करता है और वह नियम सभी के लिए आवश्यक होते हैं। सबकी पसंद नापसंद सब कुछ अलग है, सब कुछ पृथक है, सबके अलग शौक है, सबकी शिक्षा का स्तर भी अलग है, कोई क्या पढ़ना चाहता है, कोई क्या नहीं पढ़ना चाहता है, सबके अलग अलग खर्च हैं, सब अपनी सुरक्षा के लिए खर्च करना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं। विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं वाले लोग समाज में विद्यमान होते हैं। तो फिर प्रश्न यह उठता है विद्यार्थियों कि ये सभी विभिन्नता लिए हुए जो लोग हैं वो समाज में किस प्रकार से तालमेल बैठाएंगे, समाज में किस प्रकार से एक दूसरे के प्रति विश्वास भरोसा रखेंगे। इन सब के लिए संविधान क्या उपलब्ध कराता है? संविधान हमें कुछ नियम प्रोवाइड कराता है, कुछ नियमों का समूह हमें उपलब्ध कराता है जिसके आधार पर समाज में सभी लोग उसका पालन करते हैं और उसके माध्यम से न्यूनतम जीवन स्तर जीने का सभी लोग प्रयास करते हैं। ये बुनियादी नियम जो होते हैं वो समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय, आपस में कोऑर्डिनेशन, विश्वास यानी कि फेथ को बनाए रखते हैं, भरोसे को बनाए रखते हैं। तो समझ में आया विद्यार्थियों संविधान की हमें क्यों आवश्यकता है? संविधान क्या होता है? संविधान होता है नियमों का एक समूह जो समाज में रहने के लिए हमें उपलब्ध कराए जाते हैं। अब देखो इसमें क्या बताया है, खुद करें और खुद सीखें। पुस्तक के इस भाग में दिए गए विचार का अपनी कक्षा में आप प्रयोग करें। पूरी कक्षा वाद विवाद करके उन निर्णयों पर पहुंचने की कोशिश करें जो इस सत्र में सभी को लागू करने होंगे। मतलब कुछ ऐसे नियम बनाएं, कुछ ऐसे निर्णय करें जो इस सत्र में, मतलब इस सेशन में हमें करने होंगे, है ना, लागू करने होंगे। कक्षा का प्रतिनिधि का चुनाव करें, मतलब कक्षा के मॉनिटर का चुनाव करें। कक्षा प्रतिनिधि पूरी कक्षा की ओर से कौन से निर्णय लेता है, कौन कौन से नियम बनाता है, क्या ऐसे निर्णय जिन्हें कक्षा प्रतिनिधि पूरी कक्षा से परामर्श किए बिना नहीं ले सकता? क्या ऐसा है कि वह बिना कक्षा की सहमति के नियम बना पाए? ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है विद्यार्थियों? इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि हमारा देश कैसा देश है? लोकतांत्रिक देश है। इसलिए लोगों का यानी जनता का महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो उस प्रतिनिधि के लिए कक्षा में जो विद्यार्थी हैं वो महत्वपूर्ण है। उनकी राय को जानना, उनकी डिमांड्स को जानना बहुत ही आवश्यक है। यदि और लोग उससे सहमत हो तो आप इसमें और बातें जैसे कक्षा के लिए पिकनिक, यात्राओं के लिए पैसे जुटाना, योजनाएं बनाना, अपने संसाधनों का साझा करना, ऐसे भी बहुत सी जो बातें हैं या विचार हैं उनको हम जोड़ सकते हैं। और इसका ध्यान रहे कि इसमें वे बातें भी हों जिन पर पहले मतभेद रहा हो। मतलब
ऐसी बातों को भी शामिल किया जा सकता है जिसमें पिछली कक्षा में किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी रहती है, विवाद रहता है, तो उन बातों को भी इसमें शामिल करके उन बातों का या उन समस्याओं का समाधान भी उस प्रतिनिधि को निकालना होता है। यदि आवश्यक पड़े तो इन निर्णयों को कैसे बदला जाएगा, तो आप देख सकते हैं हम कैसे बदल सकते हैं। हम विद्यार्थियों की सलाह और सुझाव के माध्यम से वह प्रतिनिधि उन निर्णयों को, उन नियमों को बदल सकता है। इन सभी निर्णयों को कागज पर लिख लें और उसे नोटिस बोर्ड पर लगाएं। इन निर्णयों को लेने में आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है या क्या विभिन्न छात्रों में इसका पर मतभेद होता है, उन मतभेदों को आपने कैसे सुलझाया, क्या इस प्रक्रिया से पूरी कक्षा को लाभ हुआ, इन सभी को अगर आप अभ्यास करते हैं तो राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी यह समझने का प्रयास कर सकता है कि संविधान या नियमों का निर्माण किस प्रकार से होता है, या एक कक्षा को चलाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, किन किन समस्याओं का हमें समाधान करना होता है, या जो नियम हमने बना लिए हैं उन नियमों में वापस से कोई सुधार किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, या पहले कोई विवाद हमारे समकक्ष था तो उन विवादों को हम कैसे सुलझा सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से यह बताया गया है कि संविधान क्या करता है, तालमेल बिठाता है, भरोसा दिलाता है, विश्वास और समन्वय बना के रखता है, उसी प्रकार से अगर यदि हम इस प्रकार का एक छोटी सी एक्टिविटी अपनी क्लास में करते हैं तो निश्चित ही हम जान पाएंगे कि किस प्रकार से शासन व्यवस्था चलती है, किस प्रकार से नियम बनते हैं, संविधान का निर्माण होता है। तो प्लीज विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कोविड-19 चल रहा है, हम आप लोगों से ई क्लास के माध्यम से मिल रहे हैं, बातचीत कर पा रहे हैं, कक्षा में उपस्थित होना यह संभव नहीं है, तो हम अपने घर में या घर में आपस में किसी समूह बना करके इस प्रकार की एक्टिविटी हम कर सकते हैं, जिससे हम एक अभ्यास हमें होगा। आगे आता है विद्यार्थियों निर्णय निर्माण शक्ति की विशेषताएं। निर्णय निर्माण मतलब डिसीजन मेकिंग, कि किस प्रकार से नियम बनाए जाते हैं, किस प्रकार से किन संस्थाओं को शक्ति प्रदान की जा सकती है, नियम कैसे बनते हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, वे सभी इसके अंतर्गत आते हैं। तो विद्यार्थियों, संविधान कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन होता है। तो समझ में आया, जैसे हमने पहला बिंदु पढ़ा था, संविधान क्या देता है हमें, तालमेल बिठाता है, विश्वास, समन्वय बनाता है। तो संविधान में क्या होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं विद्यार्थियों, कुछ नियम होते हैं जिनके आधार पर राज्य का निर्माण होता है और शासन का संचालन होता है। लेकिन ये बुनियादी नियम क्या हैं या क्या होने चाहिए, और ऐसी कौन सी बात है जो उन्हें बुनियादी बनाती है, मतलब आधारभूत बनाती है, बेसिक बनाती है। पर हाँ, सबसे पहले आपको यह तय करना होगा विद्यार्थियों कि जिन नियमों के आधार पर समाज का संचालन होता है, शासन होता है, उन्हें बनाएगा कौन। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे कि हमने ऊपर की एक्टिविटी में हमने देखा कि विद्यार्थियों के लिए उन नियमों का निर्माण करेगा कौन, तो उन नियमों का निर्माण करने के लिए हमने प्रतिनिधि का चुनाव किया, हम कक्षा के प्रतिनिधि का चुनाव किया। उसी प्रकार से विद्यार्थियों, समाज का शासन कौन चलाएगा, उसको बनाएगा कौन, ये हमारे सामने एक प्रश्न आ खड़ा होता है। आपको कै नियम बनाने की इच्छा है, कै मतलब कोई एक नियम बनाने की इच्छा है, लेकिन दूसरे लोग कै नियम बनाना चाहते हैं। मतलब कुछ लोग चाहते हैं कि एक अलग नियम बने, कुछ लोग चाहते हैं कि दूसरा नियम बने। उसको किस नाम से बताया गया, का और ख। फिर यह कैसे तय किया जाएगा कि किसकी इच्छा वाले नियमों से हम पर शासन हो। कहने का तात्पर्य यह है कि आम जनता जो है विभिन्न धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति और लिंग से भरी हुई है।
अलग अलग विभिन्नता लिए हुए भरी हुई है, तो इसमें अलग अलग विचारों वाले व्यक्ति इसमें शामिल हैं। तो हमें किन नियमों पर आधारित होकर के उन नियमों को बनाना होगा और किन नियमों के आधार पर शासन हो, यह कैसे हम प्रमाणित कर सकते हैं, कैसे हम तय कर सकते हैं, यह समस्या हमारे सामने है। जिन नियमों के अंतर्गत आप सभी को रखना चाहते हैं वे आपको सर्वश्रेष्ठ लग सकते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को लगता है कि उनके द्वारा सुझाए गए नियम सर्वश्रेष्ठ हैं। इस विवाद को कैसे सुलझाया जाएगा? कहने का तात्पर्य यह है कि अमुक व्यक्ति यदि शासन करता है, उसे लगता है कि नहीं ये नियम बहुत अच्छे हैं, लेकिन अन्य अमुक व्यक्ति जिन्होंने अन्य नियम बनाए हैं वह कहता है कि नहीं ये सर्वश्रेष्ठ हैं। तो इस प्रकार के विवाद को हम सुलझाएंगे कैसे, कैसे इसका समाधान करेंगे? अतः यह निर्णय करने से पहले कि हमारे समूह को किन नियमों से शासित होना है, हमें वास्तव में यह तय करना पड़ेगा विद्यार्थियों कि उन नियमों को बनाएगा कौन। संविधान ही इस प्रश्न का उत्तर देता है। क्या कहता है वह समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता है। तो समझ में आई बात? यह हमने क्या समझा कि नियम निर्माण शक्ति की विशेषता है। नियम आम जनता ने, जनसाधारण ने हमें किस विवाद में डाल दिया कि नियमों के विवाद में, कि नहीं ये कै नियम चलेगा, ख चलेगा, ग चलेगा, अलग अलग इसमें वर्ग बन गए, अलग अलग समूह बन गए। लेकिन अब वास्तव में नियम बनेंगे किस पे? तो किन विषयों पे नियम बनेंगे और उन विषयों पे नियम बनाने के लिए कौन ऐसी आधिकारिक सत्ता है जो नियम बनाएगी? अब इसका उत्तर कौन देगा विद्यार्थियों? इसका उत्तर भी संविधान ही देगा। संविधान ही हमें ये उत्तर देगा कि समाज में उन नियमों का बनाने में, नियमों को निर्माण करने में, उनको लागू करने में कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो प्रभावी रहेंगी। ये संविधान में पहले से ही लिख दिया गया है। तो समझ में आया विद्यार्थियों कि संविधान क्या है? संविधान उन नियमों के निर्माण में किन शक्तियों को शामिल करता है, वह सब संविधान के अंतर्गत ही आता है। आगे देखें हम, वह समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता है। समाज में शक्ति के मूल वितरण को, कि शक्ति जो है किन किन लोगों को, किन किन संस्थाओं को विभक्त की जाएगी, वितरित की जाएगी। संविधान यह तय करता है कि कानून कौन बनाएगा। कानून कौन बनाएगा, इस प्रश्न का उत्तर सैद्धांतिक रूप में कई प्रकार से दिया जा सकता है विद्यार्थियों। राजतंत्र में कानून का निर्माण राजा करता है, जबकि कुछ संविधान जैसे पुराने सोवियत संघ के संविधान में निर्णय करने का अधिकार केवल एक पार्टी को दिया गया था। अब आपको समझना होगा विद्यार्थियों कि सोवियत संघ जो है उसमें एक ही पार्टी को क्यों समझना होगा, जैसा कि हम जानते हैं, और यदि हम नहीं जानते तो हमें जानना चाहिए विद्यार्थियों कि सोवियत संघ जो है वो एक ऐसा राष्ट्र था। मैं था इसलिए बोल रही हूँ विद्यार्थियों कि सोवियत संघ अब सोवियत संघ नहीं रहा, अब वह सोवियत संघ बिखर चुका है 1991 में। अब उसका उत्तराधिकारी राष्ट्र जो है रूस बन चुका है, यानी कि रशिया। वहां पर एक ही दल का शासन है, एक ही पार्टी वहां पे शासन करती है, वह पार्टी है साम्यवादी पार्टी। चीन भी इसी प्रकार से है, चीन भी साम्यवादी पार्टी, यानी एक ही दल का वहां पे शासन है। तो एक ही दल का शासन है, तो विद्यार्थियों वह दल ही जो है जनता के लिए निर्णय करेगा, नियम बनाएगा। लेकिन लोकतांत्रिक संविधानों में निर्णय मोटे तौर पर जनता लेती है। कौन सी व्यवस्था में? लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में निर्णय कौन लेती है? निर्णय लेती है जनता। लेकिन यह विषय इतना सरल नहीं है। यदि यह मान भी लिया जाए कि जनता निर्णय लेती है, तब भी यह प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है कि जनता निर्णय कैसे लेगी। जनता एक या दो तो नहीं है, जनता तो बहुत सारी है, बहुत सारे लोग उसमें हैं। क्या कोई कानून बनाने के लिए सभी लोगों को सहमत होना चाहिए? प्राचीन ज्ञान की पद्धति के अनुसार क्या प्रत्येक मुद्दे पर सभी लोगों को वोट देना चाहिए, या लोगों को अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा अपनी राय को व्यक्त करना चाहिए? लेकिन लोगों को अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से काम करना
होगा तो फिर उन प्रतिनिधियों का चयन कैसे होगा और कुल कितने प्रतिनिधि होंगे, यह विचार करना, इसके बारे में बताना, यह कौन करेगा? यह भी संविधान ही करेगा। जैसे देखें हम भारतीय संविधान में यह स्पष्ट किया गया है कि अधिकतर कानून संसद बनाएगी और इस संसद का गठन भी एक विशेष प्रकार से किया जाएगा। किसी समाज में कानून कैसे बनता है इसे देखने के पहले उन कानूनों को बनाने का अधिकार रखने वालों को पहचानना होगा कि हमारे लिए कानून कौन बना सकता है। यदि संसद को कानून बनाने का अधिकार है तो पहले उसे यह अधिकार देने वाला कोई कानून होना चाहिए। यह काम संविधान करता है। संविधान वह सत्ता है जो सर्वप्रथम सरकार बनाती है। तो संविधान का दूसरा काम क्या हुआ? यह स्पष्ट करना हुआ विद्यार्थियों की समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। आगे अगर यदि हम देखें संविधान क्या करता है, संविधान की क्या आवश्यकता है? सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाना। ठीक है, सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाना। जैसे बताया गया कि संसद हमारे लिए कानून बनाएगी, संसद हमारे लिए निर्णय करेगी, लेकिन किस प्रकार के निर्णय करेगी, कैसे निर्णय करेगी, कहीं वो हमारे ऊपर तानाशाह तो नहीं हो जाएगी, हमारे ऊपर अत्याचार तो नहीं करने लगेगी या निरंकुश तो नहीं हो जाएगी। तो उन पर अंकुश लगाना, उनकी शक्तियों पर नियंत्रण लगाना भी किसका कार्य है विद्यार्थियों? संविधान का ही कार्य है। इसलिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है और इसीलिए संविधान होता है। हर देश का अपना एक संविधान होता है। मान लें कि आपने यह तय कर लिया कि निर्णय कौन करेगा। हमने तय कर लिया कि संसद हमारे लिए, व्यवस्थापिका हमारे लिए निर्णय करेगी, है ना। किंतु जब उस सत्ता ने कानून बनाए तब आपको लगा कि वे कानून पूर्णतः अनुचित हैं, वो हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो क्या होगा? तो उसने अपने आप को अपने धर्म का पालन करने से रोक दिया या उसने यह निर्णय लिया कि किसी खास किस्म के रंग वाले वस्त्र नहीं पहने जा सकते। मतलब ये कह दिया कि जो हमारी जनता है वो इस रंग के वस्त्र नहीं पहनेगी, है। तो क्या होगा? है संभव है ऐसा होना? संभव ही नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि हमारे संविधान ने इस प्रकार की व्यवस्थाएं कर रखी हैं कि ऐसा कोई नहीं कर सकता। आप कुछ विशेष गीत गाने को स्वतंत्र नहीं है। आपसे कह दिया जाए कि कुछ विशेष गीत हैं, हम विशेष गीतों में हम उदाहरण नहीं लेंगे, इसमें आप कोई सा भी गीत समझ लें, है ना, कि आपसे कहा गया ये सॉन्ग जो है आप नहीं सुन सकते। फिर क्या होगा? किसी विशेष समूह या धर्म जाति के लोगों को सदैव दूसरों की सेवा करनी पड़ेगी। अगर आपसे कहा जाए कि आपको या किसी धर्म जाति को विशेष समूह की सेवा करनी है, सेवा चाकरी करनी है, उसका हमेशा ध्यान रखना है, तो क्या स्थिति पैदा होगी? है ना, बहुत गलत हो जाएगा। उन्हें किसी प्रकार की संपत्ति रखने का भी अधिकार नहीं है ना। सरकार किसी को भी मनमाने तरीके से गिरफ्तार कर ले और किसी एक खास रंग वाले लोगों को ही कुएं से पानी भरने की इजाजत दी जाए, और स्वाभाविक है कि आपको यह कानून अनुचित और अन्यायपूर्ण लगेंगे। स्वाभाविक होगा कि अन्यायपूर्ण लगेंगे। यद्यपि ये सभी कानून उस सरकार द्वारा बनाए गए जो एक विशेष प्रक्रिया का पालन करके बनी थी, लेकिन सरकार द्वारा ऐसे कानूनों को बनाने के पीछे जरूर कोई अन्यायपूर्ण बात रही होगी। मतलब संविधान ने तो क्या कहा? संविधान ने ये कहा कि संसद हमारे लिए कानून बनाएगी, नियम निर्धारित करेगी, ठीक है। लेकिन उस संसद ने हमारे लिए किस प्रकार के नियम बनाए जो हमारे लिए आवश्यक है ही नहीं, जो हम सब जनता के बीच में भेदभाव उत्पन्न कर रही है और अत्याचार कर रही है। तो क्या हम ऐसी सरकार को, ऐसी सत्ता को या ऐसे कानून निर्माण की जो शक्ति जिसे दी गई है, क्या हम उसे स्वीकार कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो इसमें आप देखें चित्र के अंदर क्या बताया गया है, आप ये चित्र देख सकते हैं। यूरोप का संविधान है, ठीक है, कार्टून में बताया गया है। और इसमें क्या लिखा गया है? यूरोप संघ के देशों ने एक यूरोपीय संविधान बनाने की कोशिश की, उनकी कोशिश असफल हो गई। क्यों असफल हो गई? हो सकता है वो संविधान जिस आधार पे वो बना रहे थे उसमें इस प्रकार के नियम ही ना हो जो जनता उसमें खुश रह पाए, उसका कल्याण हो पाए।
कार्टूनिस्ट ने संविधान निर्माण के उनके प्रयास को मारपीट और झगड़े से भरी कोशिश के रूप में देखा। क्या संविधान निर्माण की प्रक्रिया हमेशा ऐसी ही होती है? ये देख सकते हैं आप कि किस प्रकार से ऐसा लग रहा है कि अब तो ये संविधान जो है बिल्कुल ये टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है विद्यार्थियों कि संविधान का निर्माण हो रहा है, संविधान में जो व्यवस्थाएं बन रही हैं, व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, उनमें भी क्या होना चाहिए? उनमें भी आम जनता की भागीदारी होनी चाहिए, तभी जाकर के वह संविधान का निर्माण हो पाएगा और एक संविधान जो है शासन के लिए उचित व्यवस्थाएं उपलब्ध करवा पाएगा। अतः अगर आगे देखें हम तो तीसरा कार्य क्या आता है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों को लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाए, है ना, कुछ अंकुश लगाए। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती है और संविधान सरकार की शक्तियों को कई तरह से सीमित करती है। सरकार की शक्तियों को सीमित करने का सबसे सरल तरीका यह है कि नागरिकों के रूप में हमारे मौलिक अधिकारों को स्पष्ट कर दिया जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि संविधान शक्तियों को कैसे सीमित कर सकती है कि जनता के भी कुछ अधिकार होने चाहिए कि जिससे कि सरकार जो है, सत्ता जो है, नागरिकों पर अत्याचार ना कर पाए, मनमाने कानून उन पर थोप ना पाए। कोई भी सरकार कभी भी उनका उल्लंघन नहीं कर सकेगी। यदि हमारे मौलिक अधिकार निश्चित कर दिए जाएंगे संविधान में तो वह हमारे ऊपर किसी प्रकार का शोषण नहीं कर सकती है। तो इन अधिकारों का वास्तविक स्वरूप और व्याख्याएं भिन्न भिन्न संविधानों में बदलती रहती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जनता को जो अधिकार दिए गए हैं वे अधिकार सभी देशों के लिए अलग अलग हैं। सभी देशों के संविधानों में अलग अलग प्रकार से अपने देश के अकॉर्डिंग उसमें रखे गए हैं, लेकिन अधिकतर संविधानों में कुछ विशेष मौलिक अधिकार होते हैं। नागरिकों को मनमाने ढंग से बिना किसी कारण के गिरफ्तार करने के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त है। मतलब कोई भी सत्ता जो है नागरिकों को मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं कर सकती है। इसलिए अगर गिरफ्तार किया गया है किसी व्यक्ति विशेष को तो वह अपने लिए सुरक्षा प्राप्त कर सकता है और वह सीधे ही उस व्यक्ति जिसने उसे गिरफ्तार किया है उस पर भी वह रिट दायर कर सकता है अपने अधिकारों के हनन के प्रति। यह सरकार की शक्तियों के ऊपर एक मूलभूत सीमा है मतलब अंकुश है। नागरिकों को सामान्यतः कुछ मौलिक स्वतंत्रताओं का अधिकार है, जैसे भाषण की स्वतंत्रता, मतलब अपने नागरिक जो है भाषण दे सकते हैं, अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। अंतरात्मा की आवाज पर काम करने की स्वतंत्रता, मतलब मैं आज क्या करना चाहती हूँ, मेरा आज क्या करने का मन है, मैं वह कार्य कर पाऊं, ऐसा कार्य करने की स्वतंत्रता दी गई है। संगठन बनाने की स्वतंत्रता दी गई है कि मैं भी अपना एक संगठन बना सकती हूँ, अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना सकती हूँ, समूह बना सकती हूँ, दल बना सकती हूँ। ऐसी स्वतंत्रता हमें मौलिक अधिकारों में दी गई है। व्यवहार में इन अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में सीमित किया गया है। इसमें क्या बताया गया, संविधान ने क्या व्यवस्था की है कि अगर किसी एक राज्य में यदि किसी कारणवश आपातकाल लग गया है, राष्ट्रपति ने आपातकाल लगा दिया है, इमरजेंसी लगा दी है, तो विद्यार्थियों उस समय मौलिक अधिकार जो है वो राज्य के नियंत्रण में आ जाते हैं, सरकार के नियंत्रण में आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? व्यवस्था को सुचारू रूप से परिवर्तित करने के लिए। कोई व्यक्ति किसी पर बिना किसी कारणवश हमला ना बोल दे या कोई इस प्रकार का उपद्रव ना कर दे, इसलिए जो मौलिक अधिकार हैं वो राज्य के नियंत्रण में आ जाते हैं। संविधान उन परिस्थितियों का उल्लेख भी करता है जिनमें इन अधिकारों को वापस भी लिया जा सकता है। तो इस प्रकार के अधिकार संविधान में उल्लेखित किए गए हैं। तो विद्यार्थियों, आपको समझ में आया कि किस प्रकार से जो हमारा तीसरा काम है, सरकार द्वारा नागरिकों पर लागू की जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं जो हैं किस प्रकार से लगाई गई हैं। अब आता है समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य।
देखो इस कार्टून में देखिए आप किस पर क्या बता रखा है इसमें। ओ, तो इसका मतलब यह है कि पहले आप एक राक्षस बनाएं और फिर खुद को उससे बचाने की चिंता करें। और मैं तो ये कहूंगा कि फिर इस राक्षस जैसे सरकार को बनाया ही क्यों जाए, है ना। एक बच्चा क्या कह रहा है कि पहले तो हमने एक राक्षस को बनाया, संविधान के द्वारा हमने किसको बनाया, सरकार को बनाया, और सरकार हमारे ऊपर कोई नियंत्रण ना, किसी प्रकार का शोषण ना करे, उससे बचने के लिए भी हमने क्या बनाई है, उपाय बनाए हैं। तो ऐसी सरकार को बनाने की आवश्यकता ही क्या है। लेकिन आवश्यकता इसलिए है विद्यार्थियों, क्योंकि समाज में हर प्रकार के, हर प्रकृति के लोग होते हैं। तो उन हर प्रकार के जो लोग होते हैं उन पर नियंत्रण कायम करना, उन पर नियम बना के रखना, नियम से चलना और समन्वय बना के रखना, आपस में विश्वास बना के रखना, इन सब के लिए हमें उस सत्ता की, उस सरकार की, जैसा कि इसमें राक्षस बताया गया है, उसकी आवश्यकता तो होती ही है। लेकिन वह राक्षस रूप में परिवर्तित ना हो, इसके लिए भी संविधान हमें कुछ ऐसे अधिकार देता है जिससे कि हम उस पर अंकुश लगा सकते हैं। अब आगे आता है समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य। समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य से क्या तात्पर्य है। अधिकतर पुराने संविधानों द्वारा केवल निर्णय लेने की शक्ति का वितरण और सरकार की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने का काम किया जाता था। लेकिन 20वीं शताब्दी के अनेक संविधान, जिनमें भारतीय संविधान एक अत्यंत सुंदर उदाहरण है, एक ऐसा सक्षम ढांचा भी प्रदान करता है जिसमें सरकार कुछ सकारात्मक कार्य कर सके और समाज की आकांक्षाओं और उसके लक्ष्य की अभिव्यक्ति दे सके। भारतीय संविधान ने इस संबंध में कुछ नए प्रयोग किए हैं। जिन समाजों में नाना प्रकार की असमानताओं की गहरी खाइयां हो, वहां केवल सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाना ही पर्याप्त नहीं है, वरन सरकार को समर्थ और शक्तिशाली भी बनाना पड़ेगा, जिससे वह असमानता और गरीबी के विभिन्न रूपों से निपट सके। जैसे भारत की आकांक्षा क्या है कि हम एक ऐसा समाज बनाएं जिसमें जातिगत भेदभाव बिल्कुल भी ना हो। और यदि ये हमारे समाज की आकांक्षा है, आकांक्षा क्या होती है, इच्छा, तो हमें अपनी सरकार को इतना समर्थ और शक्तिशाली बनाना होगा कि वह इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सके। दक्षिण अफ्रीका नस्ली भेदभाव के पुराने इतिहास का उदाहरण है। उसके नए संविधान ने सरकार को इस योग्य बनाया है कि वह नस्ली भेदभाव को मिटा सके। वास्तव में एक संविधान अपने समाज की आकांक्षाओं का पिटारा है ना। समाज क्या है, अपनी आकांक्षाओं का पिटारा है। जैसे देखें, भारत में संविधान निर्माताओं की इच्छा थी कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी भौतिक जरूरतें और शिक्षा सहित वह सब कुछ मिलना चाहिए जिसके आधार पर वह गरिमा और सामाजिक आत्मसम्मान से भरा हुआ जीवन जी सके। भारतीय संविधान सरकार को वह सामर्थ्य प्रदान करता है जिससे वह कुछ सकारात्मक लोक कल्याणकारी कदम उठा सके और जिन्हें कानून की मदद से लागू भी किया जा सके। जैसे जैसे हम भारतीय संविधान को पढ़ते हैं, हमें पता चलता है कि ऐसी सामर्थ्य प्रदान करने वाले प्रावधानों को हमारे संविधान की प्रस्तावना का समर्थन प्राप्त है और वे संविधान के मौलिक अधिकारों वाले भाग में पाए जाते हैं। संविधान का चौथा काम यह है कि वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करता है कि जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। तो विद्यार्थियों, समझ में आया संविधान का चौथा कार्य क्या रहा। संविधान का चौथा कार्य यह रहा कि सरकार को ऐसी क्षमताएं प्रदान करे, मतलब इतनी शक्ति उसके पास हो जिससे वह जनता की आकांक्षाओं, जनता क्या चाहती है, क्या उसकी इच्छा है, उनको वह पूरा करने का भरसकर प्रयास करे और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण करे। इस प्रकार की व्यवस्था को वह संविधान जो है बनाने का प्रयास करे। तो इस प्रकार से संविधान की हमें क्यों आवश्यक है, जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। अब आप इस चित्र में आप देख सकते हैं कि देखिए, आप चारों तरफ देखिए आप कौन है और उसके बाद नेहरू जी हैं बीच में। संविधान निर्माताओं को लगा कि अलग अलग आकांक्षाओं से जूझना पड़ा और यहाँ पर नेहरू को अनेक भावी कल्पनाओं और विचारधाराओं में संतुलन करते दिखाया गया।
क्या आप पहचान सकते हैं कि ये विभिन्न समूह क्या चाहते हैं? आपको क्या लगता है संतुलन करने का अंतिम परिणाम क्या हुआ? तो आप ये देख सकते हैं इसमें विभिन्न प्रकार के अलग अलग समूह हैं। कुछ किसान वर्ग के हैं, कुछ पूंजीपति वर्ग के हैं, मतलब अलग अलग राज्य में जो अलग अलग वर्ग के लोग होते हैं, गरीब भी होते हैं, मजदूर भी होते हैं, पूंजीपति भी होते हैं, उद्योगपति भी होते हैं, है ना, नाना प्रकार के लोग होते हैं। तो उन सभी के लिए, उन सभी की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किस प्रकार से संविधान कार्यरत होता है, यह इस चित्र में दिखाने का प्रयास किया गया है। यह चित्र 4 दिसंबर 1949 का है। अब आप देखें कि संविधान को समर्थ बनाने वाले प्रावधान क्या हैं। अब संविधान सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों का ही नाम नहीं है, वह सरकार को ऐसी शक्तियां भी देता है जिससे वे समाज की सामूहिक भलाई के लिए कार्य कर सके। जैसे इसमें हमने देखा ना कि संविधान क्या है, संविधान जो है सरकार को क्षमता प्रदान करता है। क्या, किस चीज की क्षमता प्रदान करता है? जनता की इच्छाओं को पूरा करने की क्षमता प्रदान करता है। तो इसमें यही बताया गया है विद्यार्थियों कि वह सरकार को ऐसी शक्तियां भी देता है जिससे वह समाज की सामूहिक भलाई के लिए कार्य कर सके। दक्षिण अफ्रीका का संविधान सरकार को अनेक उत्तरदायित्व सौंपता है। वह सरकार को पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और अन्यायपूर्ण भेदभाव से व्यक्तियों और समूहों को बचाने का प्रयास करता है, और यह प्रावधान भी करता है कि सरकार धीरे धीरे सभी के लिए पर्याप्त आवास और स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराए। इंडोनेशिया में सरकार की जिम्मेदारी है कि वे राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था बनाए और उसका संचालन करे। इंडोनेशिया का संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि सरकार गरीब और अनाथ बच्चों की देखभाल भी करेगी। आप इस चित्र में देख सकते हैं कैसे दिखाया गया है। इसके अंदर राज्य के नीति निर्देशक सत्व भी सरकार से लोगों की कुछ आकांक्षाएं पूरी करने की अपेक्षा करते हैं। संविधान में अच्छी बातें लिखने में क्या जाता है, लेकिन ऐसी ऊंची आकांक्षाओं और लक्ष्यों को लिखने का मतलब क्या है यदि वे लोगों के जीवन को बदल ना सके। कहने का मतलब यह है कि संविधान में ऐसा नहीं है, संविधान जो है अच्छी अच्छी बातें ही लिखेगा और यह कहेगा कि ऐसी आकांक्षाओं को, लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उनको पावर दी जाए, शक्ति दी जाए, ऐसा नहीं है। यदि उसको व्यवहारिक रूप में नहीं बदला गया तो इस संविधान का क्या मतलब है। तो विद्यार्थियों, आज का हम पाठ यही आज समाप्त करते हैं। अगला जो इसमें राष्ट्र की बुनियादी पहचान है और भी बहुत सारे बिंदु इसके अंतर्गत आएंगे, वो हम अगले वीडियो में हम आपसे इसकी चर्चा करेंगे। इस परिचर्चा में हम आपके साथ शामिल होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं और इस 11वीं क्लास की इस कक्षा में जिसमें हम भारत का संविधान पढ़ रहे हैं, इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। इस वीडियो को आप बार बार देखिए और अगले वीडियो को लेकर के मैं कुछ ही समय बाद आपसे वापस से मिलूंगी। धन्यवाद।